औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज का टॉपिक है हीट ऑफ सॉल्यूशन एंड हाइड्रेशन। कल वाले लेक्चर में मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, हीट ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन, दोनों को कंबाइन एक साथ बोला था। आज इन दोनों के दरमियान आपको फ़र्क बता देते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखना चाहता हूँ। अगर आपके पास एक बीकर में वाटर हो, उसके अंदर आप ये सॉल्ट डाल दें, अमोनियम नाइट्रेट एक आयोनिक कंपाउंड है। अगर आप इसको ऐड कर देंगे, आपका ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये जो बीकर है, ये ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा। पहले वो कोल्ड नहीं था, ठंडा नहीं था। जैसे है आपने इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट डाला, बीकर ठंडा हुआ। बीकर क्या हुआ? कोल्ड। ये जो कोल्ड है, ये क्यों हुआ, इसका आज रीज़न बताऊंगा मैं आपको कि ये क्यों कोल्ड हुआ। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बता सकते हैं मुझे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाँ, ये भी कोई कंपाउंड है। अगर आप इसको ऐड कर देंगे वाटर के अंदर, सोल्यूशन तो बन जाएगा, इसका भी सोल्यूशन बन जाएगा। ये बीकर गर्म हो जाएगा, पकड़ नहीं सकोगे। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये ठंडा हो गया, ये गर्म हुआ। जरा देखना, जब कोई सॉल्यूशन हीट को या एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं? अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, उसका जो बाहर का टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाएगा। ये याद रखना है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं इसको? एंडोथर्मिक बोला जाता है। थर्मोकेमिस्ट्री अलग चैप्टर है केमिस्ट्री में, उस पर ऑलरेडी हम सब कुछ रिकॉर्ड कर चुके हैं। इंशाल्लाह आ जाएंगे, उसकी तरफ आ जाएंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में ये वहाँ पर एक्सप्लेन हुआ, या दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें हीट सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। हीट एब्जॉर्ब हुआ तो गायब हुआ, तो बाहर ठंडा होने लगेगा। ये आपने याद रखें। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा याद रखिएगा, उसमें हम लोग पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करते हैं। कौन सा साइन इस्तेमाल करते हैं? पॉजिटिव। बाकी ये नंबर जो आपको नज़र आ रहा है 25.7, ये क्या है? ये वो हीट एनर्जी है जो एब्जॉर्ब हुई है। तो 25.7 किलोजॉल पर मोल। आपको मोल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी आता है। हर चीज़ का मोल, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल होता है। अगर आप 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन का सोल्यूशन बनाओगे 1 मोल से, तो आपके पास 25.7 किलोजूल की जो हीट है, जो एनर्जी है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब अगर 2 मोल लोगे तो उसके हिसाब से वो एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये आपको पता है। यही वजह मैं अपने हर स्टूडेंट को बताता था कि स्टोइचोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो जिस स्टूडेंट ने सीख लिया, उसका रास्ता कहीं पर भी नहीं रोक सकता। तो अब आप देख सकते हैं, वही स्टोइचोमेट्री वाला चैप्टर है जिसके अल्फाज हर चैप्टर में आपको नज़र आ रहे हैं। और हम लोग अपने पहले चैप्टर को स्किप करते हैं, बाद में कहते हैं कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है। ये एक साइड था। दूसरा क्या है, जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डाला, यहाँ पर पानी यहाँ पर पड़ा हुआ है, सोल्यूशन आ गया नहीं, इधर भी सोल्यूशन बना। इस बीकर को अगर आप देखोगे ना, ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, ये बीकर गर्म हो जाएगा। जब बीकर गर्म हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये जो सोल्यूशन था हमारे पास, इसने क्या किया? इसने हीट एनर्जी को रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। जब वो रिलीज हो गया
माहौल की तरफ आया, उसने इस बीकर को गर्म कर दिया। जो एनर्जी रिलीज होती है हीट एनर्जी, वो रिलीज एनर्जी बीकर को गर्म कर देगा, एब्जॉर्ब एनर्जी बीकर को ठंडा कर देगा। तो चूंकि एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो गई थी इसलिए बीकर हॉट हुआ। तो रिलीज्ड एनर्जी के लिए हम लोग हमेशा याद रखें नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं। कौन सा साइन? माइनस का साइन। जैसे -44, इस केस में -44 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी है वो रिलीज्ड हो गई थी सर, दिस इज -44। अच्छा, ये -44.5 और ये 25.7, इन दोनों को हम लोग नाम देते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। और इसके लिए हम लोग जस्ट एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा HSOL, इस तरह बोलते हैं। डेल्टा H हमेशा इंथैल्पी के लिए बोला जाता है, लेकिन आपको ये लफ्ज़ इंथैल्पी वगैरह जो भी है आज इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री में इंथैल्पी पर भी हम जिक्र कर चुके हैं। बहरहाल जब कोई एनर्जी चेंजेस आती है उसका सिंबल ये डेल्टा H हम लोग लिखते हैं। तो सोल्यूशन का जो हीट चेंजेस है दैट इज कॉल्ड डेल्टा HSOL। हीट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू -44.5 किलो जूल, दिस इज। और इस केस में ये 25.7 क्या है? ये भी क्या है? ये डेल्टा HSOL, डेल्टा H, हीट ऑफ सॉल्यूशन। ये भी क्या है? हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन का एक डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है। एक सादा डेफिनेशन हम लोग बनाना चाहेंगे। वो सादा डेफिनेशन क्या होगा हीट ऑफ सॉल्यूशन का? हीट ऑफ सॉल्यूशन को बताएगा। हीट ऑफ सॉल्यूशन का एक सादा डेफिनेशन में क्या आ रहा है? नहीं, इधर हो भाई, आप उधर गए, इधर जरा देखो क्या हो रहा है। सादा अल्फाज में वो एनर्जी जो सॉल्यूशन के बनते वक्त या रिलीज हो जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है, उसका नाम है हीट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या था? द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड when a solution is formed is called heat of solution। तो ये heat of solution क्या हो सकता है? एंडोथर्मिक भी हो सकता है, और इस केस में इसको क्या नाम देंगे? एक्सोथर्मिक, ये भी हो सकता है। ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने सामने रख दिया कि ऐसा ही होता है लैब में। आप देखोगे, इसको इधर डालोगे, ये ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और आपको हीट ऑफ सॉल्यूशन समझा दिया। अब इसके अंदर जाके हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा था अंदर, ये क्यों गर्म हुआ, वो ठंडा हुआ, उधर एनर्जी क्यों रिलीज होगी, इधर क्यों एब्जॉर्ब हुआ, वगैरह वगैरह। ये अभी आपको बताएंगे। ये तो आसान पार्ट था। अब यहां पर आ जाते इसी चीज की एक्सप्लेनेशन की तरफ। जब एक सॉल्यूशन बनता है उसमें याद रखिएगा सॉल्यूट और सॉल्यूट इंटरेक्शंस को तोड़ दिए जाते हैं। ये बात आज दोबारा से रिपीट हो रही है। ये आपके पास सॉल्यूट है S सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान पहले क्या था? अपना एक फोर्स था जिसने सॉल्यूट को सॉल्यूट के साथ मिलाया हुआ था। ये जब सॉल्यूशन इसने नहीं बनाया तो उस वक्त सॉल्यूट के दरमियान बॉन्ड था, इसने इसको पकड़ के रखा था। और यहां पर हमारे पास क्या है? एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को हम लोग V से शो करते हैं। सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि अगर S से शो करूंगा तो इधर भी S, सॉल्यूट भी S से है, सॉल्वेंट भी S है, तो V से सॉल्वेंट है। जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालोगे, सॉल्यूशन बनाना चाहोगे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये जो सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान जो इंटरेक्शन है, इसको क्या होना चाहिए? इसको तोड़ देना होगा, ब्रेक करना होगा। ठीक है, ब्रेक करना होगा। बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। सो ये प्रोसेस, ये सॉल्यूट के बॉन्ड को तोड़ना एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एंडोथर्मिक है।
ये क्या है? एंडोथर्मिक है। तो सबसे पहले ये प्रोसेस होगा, बॉन्ड ने यहां पर टूटने हैं। इसके अलावा देखो ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थोड़े बहुत एक दूसरे से थोड़े बहुत दूर हो जाएंगे, थोड़े बहुत दूर हो जाएंगे। ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थोड़े बहुत एक दूसरे से दूर हो जाएंगे ताकि ये सॉल्यूट को अपने अंदर समा सके, अकोमोडेट कर सके। तो ये दो चीजें आप लोगों ने अभी नोट कर ली। क्या क्या मैंने कहा था? जब सॉल्यूशन बनता है, बोलो, सॉल्यूट के अंदर बॉन्ड टूट जाएगा, ये कौन सा प्रोसेस है? और ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है ये भी थोड़े बहुत एक दूसरे से दूर हो जाएंगे ताकि सॉल्यूट को बाद में अपने अंदर समा सके। ये दोनों प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक। इन दोनों को एनर्जी चाहिए। अब मैंने क्या लिखा हुआ है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट टू अकोमोडेट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ये दोनों प्रोसेस क्या है? सॉल्यूट इंटरेक्शन को ब्रेक करना, ये भी एंडोथर्मिक है, और मॉलिक्यूल्स को मूव अपार्ट करना, ये भी एंडोथर्मिक है। तो ये तो एक साइड आपको मैंने समझा दिया, अभी तक सॉल्यूशन बना हुआ नहीं है। तीसरी बात, पहली बात ये बॉन्ड टूटेगा, सॉल्यूट। दूसरी बात सॉल्वेंट दूर हो जाएंगे। तीसरी बात कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस सॉल्यूट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब देखो मैं जस्ट एक एग्जांपल लाता हूं। यहां से एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है, ये मैं इनके बीच में लिख रहा हूं। तो अब क्या होगा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान अब इंटरेक्शंस पैदा हो जाएंगी। ये जो सॉल्वेंट है ये सॉल्यूट के आसपास जमा हो जाएंगे। अब 3 किस्म के इंटरेक्शंस हमने पहले भी पढ़े थे, आपको याद होगा। 3 तरह के इंटरेक्शंस होते हैं। किसी को याद है 3 तरह के इंटरेक्शन क्या थे? नहीं। सॉल्यूट इंटरेक्शन जिसके आपस में है, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट, और थर्ड जो था नया वो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये तो सॉल्यूट इंटरेक्शन है। ये जो सॉल्वेंट था इनके दरमियान भी था सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब ये जो ब्लैक है ये क्या है? ये थर्ड इंटरेक्शन है। ये है कौन सा? सॉल्यूट इंटरेक्शन है। ये जो इंटरेक्शन है ये बिल्कुल न्यू बॉन्ड्स है। ये क्या है? ये न्यू बॉन्ड्स है, ये न्यू इंटरेक्शंस है। तो आप मुझे बताओ, बॉन्ड का तोड़ देना, इसके लिए एनर्जी चाहिए था? एंडोथर्मिक था। अब यहां पर बॉन्ड टूट रहे हैं, बन रहे हैं, तो ये क्या करेगा? ये एनर्जी अब्जॉर्व करेगा, ये रिलीज करेगा। सो यहां से क्या होगा? एनर्जी रिलीज हो जाएगा। सो दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सॉल्यूशन बनते वक्त एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होगा, एक्सोथर्मिक भी होगा। इन दोनों का डिफरेंस फाइनली डिसाइड करेगा कि ओवरऑल हीट ने बाहर जाना है या हीट ने अंदर आना है। वो देखना कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है। अब देखो, ये जो सॉल्यूट को आपस में बॉन्ड ने पकड़ के रखा हुआ है, इसको जो एनर्जी आप लोग देते हो ताकि ये टूट जाए, इस एनर्जी का एक प्यारा नाम भी है। दिस इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? लेटिस एनर्जी भी इसको बोलते हैं। इसको क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए जो एनर्जी आप दे रहे हो, दिस इज लेटिस एनर्जी। और लेटिस एनर्जी को हम लोग ऐसा बोलते हैं। डेल्टा एच का तो मैं वैसे बता चुका हूं कि हर चीज हम डेल्टा एच लिखते हैं। डेल्टा एच के बाद छोटा सा LAT लिखते हैं कि हीट ऑफ लेटिस एनर्जी, या लेटिस एनर्जी का जो हीट है। सो दिस इज लेटिस एनर्जी।
अगर ये स्ट्रॉन्ग था, अगर देखो मैं आपको बता, अगर ये सपोज करते हैं लेटिस एनर्जी 100 कर लेता हूं मैं, ठीक है, लेटिस एनर्जी 100 है और इसके सामने क्या से निशान है, क्यों प्लस का निशान है, एंडोथर्मिक है। और ये नया जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के आसपास जमा हो गए हैं, इधर से एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस एनर्जी का क्या नाम है, एक प्यारा सा नाम इसका भी है, जिस तरह इसका नाम लेटिस एनर्जी है, इसका भी एक नाम है, इसका नाम है हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, यस, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसको बोलते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या निशान इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा एच का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और यहां पर HYD लिख देंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब सपोज करते हैं वही बात जैसे मैंने कहा था कि लेटिस एनर्जी +100 है और इसकी एनर्जी कितनी है, कम कर लेते हैं, थोड़ा पहले कम करते हैं, इसका माइनस, इसको जस्ट 80 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं। तो कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है ना। अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये क्या करेगा, ये ओवरऑल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और आपको कौन सा साइन मिलेगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा। वेयर इज पॉजिटिव साइन, दिस वन, इस तरह का होगा, इस केस में होगा। यानी जब भी ये वाली इंटरेक्शंस यानी लेटिस एनर्जी स्ट्रांग हूं, किस चीज से स्ट्रांग हूं, हीट ऑफ हाइड्रेशन से, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस स्ट्रांग है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यार ये देखो, एंडोथर्मिक प्रोसेस इज 100 और ये है 80। तो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस स्ट्रांगर है देन एक्सोथर्मिक, तो ओवरऑल क्या होगा कि हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये मैंने आपको बताया था कि भाई हीट की बाद सोल्यूशन हीट को क्यों एब्जॉर्ब करते हैं और बाद सोल्यूशन हीट को क्यों रिलीज करते हैं। उसका जवाब आ गया कि सोल्यूशन बनते वक्त ये दोनों प्रोसेस होते हैं कि नहीं होते हैं, लेटिस एनर्जी एंडोथर्मिक, हीट ऑफ हाइड्रेशन एक्सोथर्मिक, ये दोनों तो होते हैं। अगर इसमें से लेटिस एनर्जी वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, किस चीज से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, एक्सोथर्मिक से, तो ओवरऑल सॉल्यूशन एंडोथर्मिक हो जाएगा। ये तो पहला केस था। दूसरा केस आप खुद मुझे बता सकते हैं, यस, अगर लेटिस एनर्जी कम है, यानी ये वाला जो अब जब सॉल्वेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर ये ज्यादा है, अगर ये रिलीज एनर्जी ज्यादा है, किस चीज से ज्यादा है, उस लेटिस एनर्जी जो अगर उससे ज्यादा है, तो सॉल्यूशन ओवरऑल हीट को रिलीज कर देगा। हीट रिलीज होगा तो बीकर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। सो अब हमें समझ आ गई बात कि सॉल्यूशन जब भी बनेगा या तो वो गर्म हो जाएगा या वो ठंडा हो जाएगा। अगर गर्म हो गया है तो एक्सोथर्मिक, अगर ठंडा हो गया तो एंडोथर्मिक। इन दोनों के पीछे क्या चीज़ इन्वॉल्व है, ये दो तरह की एनर्जी इन्वॉल्व है, लेटिस एनर्जी और हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम पानी का जिक्र कर रहे हैं। किसका जिक्र कर रहे हैं, पानी का जिक्र। अगर इधर मैं पानी का जिक्र ना करूं, कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लो, तो फिर इसी का नाम होगा हीट ऑफ सॉल्वेशन। फिर क्या नाम होगा, हीट ऑफ सॉल्वेशन, अगर कोई भी दूसरा सॉल्वेंट आपने इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन हम चूंकि पानी का जिक्र करें तो दिस कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब तीन तरह के एंथैल्पी, तीन तरह के हीट हमारे पास आ गए, तीन तरह के हीट हमारे पास आ गए। एक है लेटिस एनर्जी, एक है हाइड्रेशन एनर्जी, और एक है हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। इन तीनों के बीच में क्या ताल्लुक है, वो ताल्लुक यहां पर मैंने लिखा हुआ है। हीट ऑफ सॉल्यूशन अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इज इक्वल टू हीट ऑफ लेटिस एनर्जी माइनस हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये जो इक्वेशन है, लेटिस एनर्जी
माइनस हीट ऑफ हाइड्रेशन से आपको क्या मिलेगा, हीट ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। वो जो पॉजिटिव हीट है, नेगेटिव हीट है, वो सारा का सारा यहाँ से आपको मिलेगा। तो ये फार्मूला आपने याद रखें। देखो आज हाइड्रेशन और हीट ऑफ सोल्यूशन हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। इन दोनों से क्या बनता है, इन दोनों के डिफरेंस से क्या बनता है, हीट ऑफ सोल्यूशन बनता है। ये हीट ऑफ सोल्यूशन, ये हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब ये वाला लेटिस एनर्जी ज़्यादा हो, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हैं बनिस्बत किसके, हीट ऑफ हाइड्रेशन से। यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है और ये ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव साइन होगा। और नेगेटिव कब होगा, जब लेटिस एनर्जी का जो हीट है वो कम हो और हाइड्रेशन का ज़्यादा हो। तो अगर ये ज़्यादा है, हाइड्रेशन ज़्यादा है, हाइड्रेशन वाली एनर्जी ज़्यादा है और लेटिस एनर्जी कम है, तो उससे सॉल्यूशन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हो जाएगा और यहाँ पर वो एक्सो। तो कितना बड़ा सिंपल सी बात है। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि भाई क्यों ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात सॉल्यूशन ठंडे हो जाते हैं, बाज़ सॉल्यूशन गर्म हो जाए, तो आपने इसको इस तरह एक्सप्लेन करना है कि पॉजिटिव हीट में सॉल्यूशन ठंडा हो बीकर ठंडा हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि लेटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। और जब बीकर गर्म हो जाता है तो उस वक़्त लेटिस एनर्जी कम होती है और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। सो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ ये एक्सप्लेन हो चुका है। देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का डेफिनेशन क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन energy released when solute particles bind to water molecules। जब सॉल्यूट वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेंगे उस वक्त एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। याद रखिएगा हीट ऑफ हाइड्रेशन हमेशा आपको रिलीज्ड वाली में मिलेगी। सो हीट ऑफ हाइड्रेशन इज गॉट नेगेटिव साइन, जबकि लेटिस एनर्जी क्या है, एनर्जी नीडेड, ये रिलीज नहीं होती है, एनर्जी नीडेड टू ब्रेक। तो ये हमेशा लेटिस एनर्जी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस दोनों को मिला के जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ ओवरऑल सॉल्यूशन भी वही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा, व्हेन सॉल्यूट बाइंड मोर स्ट्रांगली टू द वाटर। इसके दरअसल ये जिक्र हो रहा है, जब सॉल्यूट वाटर के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन के बढ़ जाने से जाहिर है वो लेटिस एनर्जी वाला कम हो जाएगा। सो ओवरऑल ये सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक हो जाएगा। मोर एनर्जी रिलीज्ड एंड वी गेट एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बीकर बिकम्स हॉट। ये सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अब मैंने 4 लाइनों में लिखा हुआ है। अब दूसरा क्या है, व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जाहिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बीकर गेट कोल्ड, वी गेट पॉजिटिव साइन। इसमें हो क्या रहा था, लेटिस एनर्जी इसके मुकाबले में लेटिस एनर्जी इज हायर देन द एनर्जी ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, वो हाइड्रेशन से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल में मैंने क्या क्या लिखा हुआ था, पहला यहाँ पर जो एग्जाम्पल है जिसमें नेगेटिव आ रहा है वो कौन है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप पानी में डाल देंगे तो आपको सोडियम आयंस मिलेंगे और OH आयंस मिलेंगे। पानी को शो नहीं किया और पानी के आसपास ही क्या करेगा, जमा करेगा। तो इस वक्त जो एनर्जी आपको मिलेगी उसका नाम होगा, जो सॉल्यूशन का डेल्टा एच, इसके नीचे क्या लिखूं, SOL। हीट कितना होगा, -44.5 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी आ जाएगी आपके पास। दूसरा एग्जांपल क्या है जिसमें आपको एंडोथर्मिक साइन मिल रहा है, वो क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। यहां पर मैं इसकी जगह आपको अमोनियम नाइट्रेट का साइन देता हूं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में -44 आ रहा है, ये तो ठीक है, और इस केस में प्लस आएगा, ठीक है। अब जरा देखो NH4NO3, क्या नाम है इसका? नहीं आता? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप पानी में डालोगे तो जाहिर है NH4 आयन अलग होगा, NO3 आयन अलग होगा, इसके आसपास पानी मॉलिक्यूल्स अपने आप को सराउंड करेंगे। इधर जो एनर्जी आपको मिलेगी वो है 25.7 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H कितना है? 25.7 किलो जूल। अच्छा, प्लस का निशान है, ठीक है, माइनस में नहीं है। तो ये हो गया आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नाउ लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ द हीट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सारा का सारा हम लोग अपने इतना सारा टाइम इस पे हमने लगा दिया हीट ऑफ सॉल्यूशन को समझाने के लिए, इसका कोई फ़ायदा है? कोई क्या इसका यूजेस है? एप्लीकेशन मतलब डेली लाइफ में। डेली लाइफ में तो बहुत सारे हैं। डेली लाइफ में इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, हॉट एंड कोल्ड पैक। इंजरीज के लिए, मसल कभी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, कभी चोट लगती है तो मसल स्ट्रेच हो जाता है और आपको दर्द होता है, या हड्डी टूट जाती है, ऐसा करते कि नहीं? स्पोर्ट्स के दौरान कोई इंजरी लग जाती है, फिर लोग क्या करते हैं, उसको गर्म और ठंडा कर लेते हैं कि नहीं? या याद रखिएगा, जब इस तरह का कोई इंजरी आ जाए तो पहले गर्म बाद में ठंडा, या पहले ठंडा बाद में गर्म, दोनों का साथ साथ। पहले ठंडा, बिल्कुल बर्फ़, इंजरी लगी, चोट लगा तो पहले ठंडा बर्फ़ उसके ऊपर डाल देते हैं, ठंडा, पेन होगा, कुछ देर के बाद उसको हटा के उसके ऊपर फिर गर्म लगा है, ठंडा गरम ठंडा गरम। इससे इंजरी बड़े जल्दी ठीक हो जाती है, खून जल्दी जल्दी इधर आ जाता है, इस इलाके इधर खून जल्दी आ जाता है और आपका जो ज़ख़म था उसको जल्दी सेट कर देता है। तो ये जो गर्म पैक है और ठंडा पैक है, इसको किस चीज़ की बुनियाद पे बनाया हुआ है? हीट ऑफ सॉल्यूशन की बुनियाद पे बनाया हुआ है। दो थैलियाँ हैं हमारे पास, ये एक थैला है, ये दूसरा थैला है। इसमें भी क्या है? पानी है, इसमें भी क्या है? पानी है। जब आपको ठंडा थैला चाहिए, यू वांट कोल्ड पैक, इस पानी में क्या डालोगे? बर्फ किधर है? बर्फ नहीं है, ये बस थैला है हमारे पास पड़ा हुआ है, बर्फ तो पिघल जाएगा, तो घर में रखते हैं हम लोग। कौन सा सॉल्वेंट? शाबाश। तो भाई इसमें NH4NO3 डाल दो, जिस वक्त ज़रूरत पड़े फ़ौरन अमोनियम नाइट्रेट पानी के अंदर डाल दो और पानी का पैक सारा का सारा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। आपको मैंने बताया था अमोनियम नाइट्रेट से बीकर ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पर तो थैला भी ठंडा हो जाएगा। तो ये कोल्ड पैक बना। फिर आपको चाहिए कि अब मैंने गर्म पैक डालना है, फिर क्या करोगे? ये दूसरा पैक है, इधर पानी है, इसमें क्या डालोगे? इसमें आप लोग वो भी डाल सकते हो, लेकिन ये बड़ा बेस्ट है, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट। ये आप इसके अंदर डाल दें, कैल्शियम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड डाल दो, या फिर इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट डाल दो। दोनों से क्या होगा? पैक हॉट हो जाएगा। क्यों हॉट हो जाएगा? क्योंकि इसका सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है, इनका सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है, उसका सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है। ये देखो, कैल्शियम क्लोराइड का हीट ऑफ हाइड्रेशन -83 किलो जॉल पर मोल है। माइनस से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कौन सा है? एक्सोथर्मिक है, तो ये पैक को ठंडा कर देगा। मैग्नीशियम सल्फेट क्या करेगा? -91.2 किलो जूल पर मोल, ये पैक को ठंडा कर देगा, गर्म कर देगा। यस सॉरी, लिथियम क्लोराइड एक्सोथर्मिक है, ये भी गर्म कर देगा। KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसका प्लस में आ रहा है 17, तो ये ठंडा कर देगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड -3 to 1
ये बुक में इतनी वैल्यू लिखी हुई है -121 किलो जूल पर मोल, तो ये क्या करेगा? यस, गर्म कर देगा। सो ये था हीट, एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ सोल्यूशन। और आज आपको ये सारा का सारा समझ आ गया कि हीट ऑफ सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन कैसे बनता है, और क्यों कुछ सोल्यूशन हीट बाहर निकालते हैं, कुछ सोल्यूशन हीट को एब्जॉर्ब करता है। आज आपको समझ आ गया। ये कोई सिर्फ मामूली दो लाइनों वाला डेफिनेशन नहीं था, इट वॉज इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कि अब आपको समझ आ गया। समझ आ गया तो वेल, समझ नहीं आया तो खड्डा बनाओ छोटा सा ज़मीन के अंदर, उसमें अपने आप को डाल दो। दरिया में डालना पड़ेगा ना अपने को, वो कहते हैं जाओ के दरिया में अपने आप को डबो दो। अब दरिया तो इधर है नहीं तो क्या करेंगे?